किरण एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। 25 साल की उम्र में जब उसकी एक अच्छी जॉब लगी तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ डिजाइन करेगी। परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट एक्सेसरीज, परफेक्ट डेकोरेशंस। अपनी सैलरी से वो अक्सर इतने कपड़े खरीदती थी कि उसके बैंक का कॉल आ जाता था कि कहीं उसका क्रेडिट कार्ड चोरी तो नहीं हो गया। और फिर आया कोविड-19, जब उसकी सैलरी तो बंद हो गई लेकिन खर्चे बंद नहीं हुए। कुछ ही महीनों में किरण बाथरूम फ्लोर पर रोते हुए अपने क्रेडिट कार्ड्स को कैंची से काट रही थी, क्योंकि उसके 8 लोन्स चल रहे थे, 3 क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट हो चुके थे और बैंक बैलेंस नेगेटिव में था। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टोरी एक्सट्रीम है तो आप गलत हैं। शॉपिंग एडिक्शन असल में कई इंडियंस की रियलिटी है। And I love shopping. I am always shopping. You're a shopaholic. I'm a shopaholic. And in fact, I shop for all her clothes. I was buying things all the time. I was going mad. मेरी एडिक्शन है शॉपिंग। जो कहानी मैंने बताई ठीक वैसी ही हजारों कहानियां शॉपिंग एडिक्शन नाम के सबरेडिट पर मौजूद हैं। लोग ना केवल अपनी सैलरीज खर्च करके पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, बल्कि कर्जे में जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण उन लोगों की लापरवाही नहीं है, बल्कि वो सिस्टम है जो हमने पिछले कुछ डेकेड्स में खड़ा किया है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे इमोशंस के साथ खेलता है और हमें मैनिपुलेट करता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉपिंग एडिक्शन की पूरी कहानी और वो टैक्टिक्स जिनके कारण लोग कंज्यूमरिज्म के जाल में फंसते जा रहे हैं। इंटरनेट से पहले की दुनिया में जब गूगल मैप नहीं था और लोगों से पूछ पूछ के मंजिल ढूंढना पड़ती थी, तब शॉपिंग एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी थी। पहले घर में सामान की लिस्ट बनाओ, फिर उस लिस्ट के हिसाब से मार्केट या मॉल में सामान ढूंढो, अलग अलग दुकानों पर जाओ, जो ऑप्शंस आपके आसपास मार्केट में थे उन्हीं में से चुनना पड़ता था। और 10-12 आइटम्स दिखाकर दुकानदार एक अलग नजर से देखने लगता था कि इसको कुछ चाहिए भी या बस टाइम पास करने आया है। तो शॉपिंग का मतलब था घर चलाने का सामान खरीदना। ऑफ कोर्स लोग तब भी जरूरत से ज्यादा खरीद लेते थे, पर उसमें भी एक मेहनत थी। जाओ, सामान लेकर आओ, और जितनी देर मार्केट में रहोगे उतनी ही देर खरीद सकते हो। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था। 1990s में ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत हुई। तब Amazon पर सिर्फ किताबें बिकती थी और लोग ऑनलाइन शॉपिंग को डिसमिस किया करते थे कि बिना चीज को देखे परखे कोई कैसे खरीद लेगा, खासकर कपड़े जैसी चीज। पर अगले कई सालों में धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। घर बैठे सामान ऑर्डर करना कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट था। इंटरनेट के अलावा टेली शॉपिंग भी एक समय पे काफी पॉपुलर हुई। 100% कॉटन के तौलिए। 3G कॉलिंग टैबलेट, जहां पे 3G कॉलिंग की टैबलेट की दावत मिलने वाली है। हालांकि टेली शॉपिंग से मुझे लगता है कई लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग से भरोसा उड़ गया होगा। ये अगर आपको कैमरे पे दिख रहा हो, ये फोन उठा हुआ है, बेंड है एक्चुअली में। ये तो बिल्कुल बिस्किट था यार। पर फिर स्मार्टफोन्स के आते ही भारत और दुनिया भर में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तेजी से पॉपुलर हुई। जहां एक टाइम पे घर से उठ के, गाड़ी चला के, मार्केट में जाके कोई चीज मिलती थी, वही चीज घर बैठे फोन चलाते हुए मिलने लगी। जो आइटम आपको आसपास कहीं नहीं मिलता था, वो एक सर्च करने पर आपके घर आने लगा। ऑनलाइन शॉपिंग की कन्वीनियंस को हराना इम्पॉसिबल था। स्पेशली पेंडेमिक्स के बाद से तो फूड और ग्रोसरीज भी ऑनलाइन खरीदी जाने लगी। शॉपिंग में आए इस रेवोल्यूशन के कई कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। 3 स्टेप्स में इस शॉपिंग कल्चर के टैक्टिक्स को हम समझते हैं और मेरा वादा है कि वीडियो खत्म होने तक आपके होश उड़ जाएंगे। आओ रोटी खिलानी गरीब लोगों में, भोजन का भी दान करना चाहते हो बाबा लोगों में भैया जी? क्या? आइए, 100 रुपए में 5 गरीब खाता है, 200 में 11 गरीब का भोजन होता है भाई जी। गर्मा गर्म भोजन होगा, आपके सामने बैठ के खाएगा भैया जी। ये बंदा जीनियस है क्योंकि इसने सप्लाई और डिमांड दोनों बना रखी है। पहले इसने खाना बनाया, लेकिन उस खाने को खरीदेगा कौन? इसलिए लोग भी बैठा दिए कि मुझसे खरीद के इन गरीबों को खिलाओ। फनी है, पर कुछ ऐसा ही दुनिया भर की कंपनीज भी कर रही हैं। ब्रांड्स को रियलाइज हुआ कि लोगों को जरूरी ना होने पर भी चीजें बेची जा सकती हैं अगर उसकी एक नकली इच्छा लोगों में पैदा कर दें। इनफैक्ट कई डेकेड्स पहले फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस कहे जाने वाले एडवर्ड बर्नेस ने यही लिखा था कि लोगों को अनकॉन्शियसली मैनिपुलेट करके उनसे चीजें खरीदवाना या उनका ओपिनियन बदलना पॉसिबल है।
आज की तारीख में हमारी डिजायर्स हमारी नहीं है, वो हमें डाली गई हैं। नया पर्स, वॉच, स्मार्टफोन, फास्ट फूड की क्रेविंग्स, विंडो शॉपिंग, इन चीजों को हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से एक हार्मलेस डिस्ट्रैक्शन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। पहले के समय हम खरीदते थे क्योंकि जरूरत होती थी, और अब जरूरत पैदा की जाती है ताकि हम खरीदें। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज पहले ढेर सारा प्रोडक्शन करती हैं और फिर सोचती हैं कि इसको खरीदेगा कौन। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड गैप 12,000 नए स्टाइल्स हर साल बनाता है। H&M 25,000 स्टाइल्स बनाता है। और ये तो कुछ नहीं, चाइनीज ब्रांड शीन 13 लाख से ज्यादा नए स्टाइल्स हर साल बनाता है। कुल मिलाकर हम हर साल 100 बिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। धरती पर 8 अरब लोग हैं, तो हर साल 100 अरब नए कपड़ों की क्या जरूरत है। इनफैक्ट सोच के देखो, हम में से अधिकतर के पास वो सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो हमें चाहिए। मेरे पास मेरे साइज के शूज नहीं है क्योंकि मेरे पैर का साइज बड़ा है, जिस पर मेरी मम्मी कहती हैं सर बड़ा सरदार का, पैर बड़े गंवार के। गजब बेइज्जती है। पर बेसिक वार्डरोब तो है। अधिकतर लोगों को नई हुडी, नई टी शर्ट, नए शूज की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी हर सेल में लोगों में कपड़े खरीदने की होड़ होती है। किसी भी नए गारमेंट को खरीदना और उससे फेंकना, उसके बीच में उसे कितनी बार पहना जाता है, इसका नंबर पिछले 15 सालों में बहुत कम हो गया है। 36% कम हो गया है। ऑन एवरेज 7 से 10 बार पहनने के बाद ही कपड़े फेंक दिए जाते हैं। ये सिस्टम हमें केवल कंज्यूम करना सिखाता है, यह हमें अपनी लाइफ मैनेज करना, ग्रो करना या फ्यूचर सिक्योर करना नहीं सिखाता। अगर हम इन शॉपिंग ऐप्स पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्चा ना करें तो वो हमारी एक्चुअल नीड्स को पूरा करने में काम आ सकता है। या और भी अच्छा, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, म्यूचुअल फंड्स में तो लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, पर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल स्टॉक्स चाहिए तो एक ऐप है इंड मनी नाम से, जिसकी मदद से आप यूएस के स्टॉक्स में घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और अकाउंट खोलने के कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अपनी डिजिटल केवाईसी कर लेना है। मुझे लिटरली 5 मिनट लगे केवाईसी करने में और मेरा अकाउंट तैयार हो गया। फिर मैंने तुरंत यूएस स्टॉक्स अकाउंट एक्टिवेट कर लिया ताकि मैं फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकूं। ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है क्योंकि सिंपल इंटरफेस है। आप किसी भी स्टॉक या ETF को सर्च करके जब उस पर क्लिक करोगे तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और फिर उसे एनालाइज करके आप उसमें ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे यार यूएस स्टॉक्स तो बहुत महंगे होते हैं, 20, 25, 30 हज़ार का एक शेयर होता है। हाँ, और यही इंड मनी की खास बात है कि इसमें आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का फीचर मिलता है। मतलब आपको इस सब की चिंता नहीं करना है कि वो स्टॉक कितने का है। जैसे कोई स्टॉक मान लो 20,000 का है लेकिन आपको 2,000 ही इन्वेस्ट करना है, तो आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके उस स्टॉक का 1/10 हिस्सा खरीद सकते हो। और जैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP होती है, वैसे ही आप यूएस स्टॉक्स या ETFs में भी 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं उसके लिए इंड मनी में यूएस स्टॉक्स का एनालिटिक्स फीचर भी है। और इसके अलावा आप यूएस बेस्ड कॉपर, प्लैटिनम, यूरेनियम और दूसरी मेटल्स की ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स रिपोर्ट्स आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। विड्रॉल प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बेसिकली इंड मनी एक फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टमेंट ऐप है जो मुझे काफी सही लगा। एक कंज्यूमर बनने के बजाय एक इन्वेस्टर बनना कहीं ज्यादा बेहतर है और इंड मनी वही बनने में आपकी मदद करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में इस ऐप की लिंक है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। वापस आते हैं ब्रांड्स पर। हर घंटे 25 लाख नए शूज बनाए जाते हैं। हर मिनट 2 लाख नए कपड़े बनाए जाते हैं और फिर इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है ताकि हम इन्हें खरीदें। देखो, लोग फाइनाइट हैं, लोगों की अटेंशन लिमिटेड है, लोगों का पैसा लिमिटेड है, लेकिन कंपनीज को लगातार इनसे प्रॉफिट कमाना है, यानी इनफाइनाइट प्रॉफिट बनाना है। तो एक तरफ जरूरी है कि वो नए प्रोडक्ट्स बनाते रहें और दूसरी तरफ जरूरी है कि लोगों में एक आर्टिफिशियल डिजायर पैदा की जाए कि तुम्हें ये चीज खरीदने की नीड है, तुम खरीदोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बटन दबाते ही सामान सीधा आपके घर पहुंच जाए, जाहिर है आप ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो व्यक्ति के मन में जबरन इच्छा पैदा कर दी गई है, पर किसी ने अपने एड्स या मैसेज में ये कह दिया कि भाई शॉपिंग करने से अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा लगेगा ही, हो सकता है व्यक्ति को उल्टा बुरा लगे कि कहाँ पैसे खर्चा कर दिए। पर अगर ऐसा होता कि लोगों को शॉपिंग करके बुरा लग रहा होता तो दुनिया में इतनी शॉपिंग नहीं होती। असल में शॉपिंग का एक्सपीरियंस अपने आप में एडिक्टिव होता है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑफलाइन। हम जब कुछ नया खरीदते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है
जो हमें हैप्पी फील कराता है, और फिर दोबारा अच्छा फील करने के लिए व्यक्ति फिर से शॉपिंग करता है। ना ये चीज़ स्पेशली खतरनाक हो सकती है जब हम नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए शॉपिंग करने लगे। जैसे स्ट्रेस्ड या लोनली फील हो रहा है तो शॉपिंग का ऐप खोल लिया, थोड़ी देर ब्राउज करके 1-2 आइटम्स कार्ट में डाल दिए, ज़्यादा मन हुआ तो खरीद लिया। इस चक्कर में वो नेगेटिव इमोशन गायब हो जाता है, वो कहीं चला नहीं जाता, बस दब जाता है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा फील होने लगता है। इसे कहा जाता है रिटेल थेरेपी, यानी अपना मूड इंप्रूव करने के लिए शॉपिंग करना। फिर दोबारा जब कोई नेगेटिव इमोशन उभर कर आता है तो शॉपिंग करने का मन होने लगता है, और इस तरीके से शॉपिंग बस एक फन एक्टिविटी के बजाय एक एडिक्शन सा बन जाती है, जिसे कहते हैं कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। इसमें एक समय के बाद व्यक्ति ऐसी चीज़ें खरीदने लगता है जो कोई काम की भी नहीं है, बस जो दिख गया वो खरीद लिया क्योंकि खरीदना है। ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें लोगों ने अपने घर भर लिए और उनके पास बैठने की जगह नहीं है, वो कर्जे में चले गए पर फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहे। आपकी स्क्रीन पर शॉपिंग एडिक्शन के 12 साइंस आ रहे हैं। अगर आपको इनमें से अधिकतर सेंटेंसेस रिलेटेबल लगते हैं तो इसका मतलब है आपका बिहेवियर आपके लिए एक प्रॉब्लम है। शॉपिंग के एडिक्टिव नेचर को और पावरफुल बनाने के लिए कई तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर हर एक बटन, हर एक ऑफर, हर एक सेल बहुत सोच समझ कर डाली जाती है। खरीदने का बटन कितना बड़ा है, किस कलर का है, उस पर क्या लिखा है, किस फॉन्ट में लिखा है, ये सब कुछ लाखों लोगों पर टेस्ट किया जाता है, और जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है वही रखा जाता है। आप समझ रहे हो, स्क्रीन के दूसरी तरफ रिसर्चर्स बैठे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचे जाएं, कितनी एक्यूरेट रिकमेंडेशंस हम दे सकते हैं, किस व्यक्ति को कौन से प्रोडक्ट के एड्स दिखाने चाहिए। उनका काम ही है, उनको इसी बात के पैसे मिलते हैं। आपको सुनकर शॉक लगेगा बट इंस्टाग्राम इस चीज़ को भी ट्रैक करता है कि आपके फ़ोन में दूसरे कौन से ऐप्स हैं और आप उन्हें कब और कितनी देर इस्तेमाल करते हो। इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही है, दूसरे ऐप्स कब और कितनी देर इस्तेमाल करते हो, ये चीज़ इंस्टाग्राम सेव करता है और फिर उसके आधार पर आपको एड्स दिखाता है। ओके, अब हमें पता है कि लोगों के मन में इच्छा कैसे डालते हैं और उन्हें शॉपिंग की आदत लगना शुरू हो गई है। तीसरा स्टेप अब ये है कि हम जल्द से जल्द उन्हें सामान बेच दें, और यहाँ काम आता है ऑप्टिमाइजेशन। इंटरनेट से पहले और अभी की शॉपिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस फ्रिक्शन का है। पहले हमारी डिज़ायर्स और उनके फुलफिलमेंट के बीच एक मेहनत भरी प्रोसेस हुआ करती थी। रात को 11 बजे अगर जंक फूड की क्रेविंग्स होने लगे तो पहले नहीं खा सकते थे, या अगर खाना है तो उठ के घर से बाहर जाना पड़ेगा। पर आज मंचूरियन से लेकर पिज़्ज़ा तक सब कुछ घर बैठे आ जाता है। ठीक वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कामयाबी है फ्रिक्शन को ख़त्म कर देना। एक ऐसा इनविजिबल कन्वेयर बेल्ट बन चुका है जो प्रोडक्शन की जगह से सीधे उस आइटम को आप तक पहुंचा देता है। ऐसे में अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बात केवल इतने पर ही नहीं रुकती। आज की तारीख में EMI एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। पर आप सोच के देखो कि EMI को इतना एक्सेसिबल बनाने का पर्पस क्या है। जो पैसा आपका अभी नहीं है, ब्रांड्स वो पैसा भी आपसे लेना चाह रहे हैं कि बस अभी ये प्रोडक्ट खरीद लो, पैसे बाद में देते रहना। क्योंकि मार्केटर्स को पता है कि कुछ दिन तो छोड़ो, अगर कुछ घंटे ही रुक गए ना तो शायद इस व्यक्ति को ये ख्याल आ जाएगा कि यार डील तो अच्छी है पर मुझे नए ईयरबड्स लेने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है, और फिर शायद वो नहीं लेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर और EMIs जैसे तरीके अपनाए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। 1 डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी और अब तो 10 मिनट डिलीवरी। बेसिकली हमारी हर इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करके हमसे पैसे निकलवाने की व्यवस्था बना दी गई है, भले ही वो इच्छा कितनी ही टेम्परेरी हो। लोगों को जब ये बातें बताई जाती हैं तो कई बार उनका रिस्पॉन्स होता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ ही तो सुख है, वो भी नहीं ले क्या, वो खरीद रहा है तो उसको खरीदने दो ना, तेरा क्या जाता है। वेल, बहुत अच्छा होता अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स शॉपिंग से एक्चुअली सॉल्व हो जाती, पर होता इसका उल्टा है। कंपल्सिव शॉपिंग का मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, और जो पैसे खर्चा होते हैं, कर्जा हो जाता है, वो तो अलग ही है। ब्रांड्स बस शॉपिंग के एडिक्टिव नेचर का फ़ायदा उठाकर हमें सपने दिखा रहे हैं और एक के बाद एक चीज़ें बेच रहे हैं। एक और बात जिसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं होती वो ये कि ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, लाखों मोबाइल फ़ोन्स, लाखों शूज़, 100 अरब कपड़े हर साल, ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने के बाद कहाँ जाते हैं? आपने नए कपड़े खरीद लिए, पुराने फेंक दिए, नए ईयरबड्स खरीदे, पुराने फेंक दिए, वो सब कुछ गए कहाँ? 2023 में 17 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत में जनरेट हुआ। मतलब 87,000 से ज़्यादा ट्रक्स भर के लैपटॉप्स, फोन्स, टीवीज और दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अगर ग्लोबली देखें तो हर सेकेंड एक ट्रक भर के कपड़े फेंके जा रहे हैं,
हर सेकंड एक ट्रक भर के। जब हम ये प्रोडक्ट्स फेंकते हैं तो ये हमारे सामने से तो चले जाते हैं पर धरती से गायब नहीं होते हैं। ये जाते हैं लैंडफिल्स में, जहाँ पर ये आने वाले कई सालों तक पड़े रहेंगे। अगर सिंथेटिक मटेरियल है जैसे पॉलिस्टर, तब तो सैकड़ों सालों तक वो कपड़ा वहीं पड़ा रहेगा। इसके अलावा हमारे फैशन में एक बड़ा सेक्शन उन कपड़ों का भी होता है जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाकर मिलते हैं, जैसे लेदर जो कि लिटरली गाय भैंसों की चमड़ी से बनता है, या सिल्क जो हजारों कीड़ों को जिंदा उबालने पर बनता है, या ऊन जो भेड़ों पर क्रूअल्टी करके आता है। इन प्रोडक्ट्स की भी एक पॉजिटिव इमेज हमारी दिमाग में बना दी गई है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और इन्हें खरीदना बेहतर है, जबकि ये इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती हैं और एनिमल्स पर तो बेहिसाब क्रूअल्टी करती हैं। मैं पर्सनली लेदर, सिल्क, वूल या कोई भी एनिमल क्रूअल्टी वाली क्लोथिंग नहीं पहनता। हाल ही में मेरे सामने कुरकुरे के पैकेट की ये फोटो आई जो कि 15 साल पुराना है और ये पैकेट 2 रुपए का था। 2 रुपए का कुरकुरे का पैकेट बस किसी ने खाया, 5 मिनट खाया होगा और वो फेंक दिया, और वो आज भी पैकेट ऐसा का ऐसा एग्जिस्ट करता है और आने वाले दसियों सालों तक एग्जिस्ट करता रहेगा। कुल मिलाकर हमारे शॉपिंग एडिक्शन का कंपनीज के अलावा किसी को फायदा नहीं हो रहा। हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, पैसा जा रहा है, एनवायरनमेंट को भयानक नुकसान हो रहा है और एनिमल्स पर भी क्रूअल्टी हो रही है। ऐसे में बेस्ट यही होगा कि अपने लेवल पर हम इसे कंट्रोल करें। इससे ना केवल एनवायरनमेंट और एनिमल्स का फायदा होगा बल्कि आपके भी पैसे बचेंगे, जिसे आप इंड मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है।